नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने तिल के बारे में रोचक तथ्य पढ़े और मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको आपके साथ भी साझा करूं। तो इसलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे कुछ तथ्यों के साथ। क्या आप जानते हैं कि तिल भारतवर्ष में उगाई जाने वाली तिनहली फसलों में सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसका इतिहास भारत में लगभग 5000 साल पुराना है। इसके बीज में लगभग 50% तेल पाया जाता है और विश्व में इसकी पैदावार का लगभग 25% हिस्सा भारत द्वारा ही पूरा किया जाता है, और जो कि मूंगफली से कई ज़्यादा है। यही नहीं, कम पानी और कम समय में तैयार हो जाने वाली ये फसल हमारे प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। तो देखा किसान भाइयों, आज मैंने आपको तिल के बारे में कितनी सारी जानकारियाँ दी, लेकिन तिल के बारे में ये जानकारियाँ जो मैंने आपको दी हैं वो तिल भर भी नहीं हैं। क्या आप तिल के बारे में और जानना चाहते हैं? कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। हम अभी जाते हैं और कुछ समय में लौट कर आते हैं। आप यहीं बने रहिएगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। इस साल जमकर बरसेंगे बदरा, कृषि महोत्सव का शुभारंभ, बीज भंडारण में सावधानियां, सॉइल हेल्थ कार्ड के फायदे, फूलों की संरक्षित खेती के मुख्य लाभ। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी पहली भविष्यवाणी में कहा कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा और लंबी अवधि के औसत के करीब 96% बारिश होगी। मौसम विभाग ने मानसून ठीक ठाक रहने का अनुमान इसलिए लगाया है क्योंकि अल नीनो कमजोर पड़ने की संभावना है और हिंद महासागर में सकारात्मक स्थिति बन सकती है। इन दोनों का दक्षिण पश्चिम मानसून पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य बारिश की संभावना 38% है। अनुमान में 5% घट बढ़ हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पहले अनुमान में कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि मानसून के दौरान देश भर में बारिश का वितरण एक समान रह सकता है, यानी बारिश पूरे देश में होगी। हालांकि बारिश के क्षेत्रवार वितरण का विस्तृत अनुमान जून के शुरुआत में जारी किया जाएगा। खेती को फायदेमंद बनाने एवं किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल से प्रदेश भर में कृषि महोत्सव शुरू किया गया है। 2 मई तक चलने वाले कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को खेती की उन्नत तकनीक बताई जाएगी। 600 से भी अधिक कृषि क्रांति रथों के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क किया जाएगा। कृषि महोत्सव के दौरान कृषि विभाग के अलावा उद्यानिकी, सहकारिता, पंचायत, राजस्व, पशुपालन, मछली पालन जैसे विभागों की योजनाओं एवं क्रियाकलापों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। कृषि महोत्सव में कृषि योजनाओं के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण, कृषि उपज विपणन एवं सहकारिता विकास में आ रही परेशानियों का निदान होगा। खलिहान से बीज को अच्छी तरह से सफाई के बाद ही भंडारण करना चाहिए। बीज में नमी की मात्रा 8 से 9% होनी चाहिए। भंडार गृह में विंडो ट्रैप व ग्रेन प्रॉब का इस्तेमाल करके कीड़ों के आगमन का पता लगाकर उसको सही उपचार कराना चाहिए। 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर काले पॉलिथीन के ऊपर बीजों को 8 से 10 घंटे सुखाने पर भंडारण कीटों का प्रकोप नष्ट हो जाता है। उसके बाद बीजों को 700 गेज पॉलिथीन में सील करके रख देना चाहिए। इससे भंडारण में कीटों का प्रकोप नहीं होता तथा अंकुरण क्षमता भी प्रभावित नहीं होती है। इस तरह का अनाज बोने के काम में आसानी से लिया जा सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को उनकी जमीन की पोषक स्थिति से अवगत कराना है ताकि किसान भाइयों को मुख्य, द्वितीय तत्व एवं ट्रेस तत्वों की मात्रा का आकलन हो सके। भूमि में उस तत्व की कमी के आधार पर उस तत्व की मात्रा खेत में दी जा सके, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों को नव तकनीक और अभिनव प्रयोगों द्वारा खेती करने के लिए अभिप्रेरित करना है। फूलों की संरक्षित खेती कृषकों के लिए खेती का एक नया विकल्प है।
संरक्षित खेती द्वारा फसलों को मुख्य जीवित एवं अजीवित कारकों से सुरक्षा करके उत्पादन करना संभव है। इस पद्धति से उच्च उत्पादकता तथा फूलों की उच्च गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। इसमें कार्तिक फूलों को लंबी अवधि तक उगाकर देश के उच्च बाजार में बेचा जा सकता है या फिर निर्यात किया जा सकता है। फूलों की संरक्षित खेती से अधिक रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बिछिया में न्यूनतम 1470 रुपए, अधिकतम 1475 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 3000 रुपए, अधिकतम 3250 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1440 रुपए, अधिकतम 1452 रुपए। शाहपुरा में न्यूनतम 2800 रुपए, अधिकतम 2860 रुपए। आइए अब जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम 1625 रुपए, अधिकतम 1630 रुपए। विदिशा में न्यूनतम 1470 रुपए, अधिकतम 1840 रुपए। खुर्रई में न्यूनतम 1550 रुपए, अधिकतम 2100 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम 1481 रुपए, अधिकतम 1800 रुपए। आइए अब जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। अशोकनगर में न्यूनतम 3044 रुपए, अधिकतम 3260 रुपए। छतरपुर में न्यूनतम 3025 रुपए, अधिकतम 3150 रुपए। भिंड में न्यूनतम 3420 रुपए, अधिकतम 3690 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 2935 रुपए, वही अधिकतम 3325 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान। प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल से 2 मई तक ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर सब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, आपका फिर एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं तिल की उन्नत खेती के विषय में, और इसलिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुषमा नेमा जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। सुषमा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि तिल हमारे प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है, तो तिल के बारे में हम सबसे पहला प्रश्न आपसे करेंगे कि इसके महत्व के बारे में आप हमें बताएं। तिल में जैसा कि आप जानते हैं तेल पाया जाता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक 50% से ज़्यादा
तेल पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें 25% प्रोटीन और खनिज तत्व एवं विटामिन, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन भी पाए जाते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसका जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी कारण तिल को तेलों की रानी भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त तिल के जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन, लड्डू हैं, गजक हैं और कई सारे व्यंजन कॉन्फेक्शनरी में भी इसको उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो काली तिल होती है वो हवन सामग्री में, पूजा में उपयोग की जाती है। और जो तेल निकालने के बाद खली बचती है वो दुधारू पशुओं के लिए भोजन में दी जाती है, जो कि उनका दूध बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। तो अब यदि हम बात करें तिल की खेती की, तो इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए? जी हाँ, तिल की जो खेती है मुख्य रूप से हल्की रेतीली मिट्टी से लेके दोमट मिट्टी में करना चाहिए, जो ना अधिक अम्लीय हो ना ज़्यादा क्षारीय हो। और तिल के लिए एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि इसका जो खेती करते हैं तब खेत ढालू होना चाहिए, जहाँ पानी का निकास अच्छा हो और पानी ठहरे नहीं। ये प्रमुख बात है, क्योंकि तिल की फसल जो है अधिक पानी में सड़ जाती है। तो विशेष रूप से पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे हम तिल की खेती करते हैं। इसकी खेती के लिए हमको खेत में 2 बार हल करके उसके बाद बखर करने के बाद पाटा लगा देते हैं और खेत को समतल कर लेते हैं, ताकि पानी खेत बिल्कुल समतल हो जाए और पानी कहीं पे भी रुके ना। जी हाँ। अब यदि हम अगला प्रश्न करें बीजोपचार के विषय में, क्योंकि बीजोपचार किए बिना अगर हम बीजों को डालते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके विषय में आप बताएं। तिल में विभिन्न प्रकार के बीज जनित और मृदा जनित जो फफूंद होते हैं उनका आक्रमण होता है, तो उससे पौध संख्या कम हो जाती है, पौधे मर जाते हैं या बाद में भी विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाता है। तो इसके लिए सबसे सस्ता और सरल तरीका बीजोपचार है। तिल की फसल के लिए जो बीजोपचार किया जाता है वो कार्बेंडाजिम और थायरम, मतलब 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1.5 ग्राम थायरन का मिश्रण बना लें और इस तरह से ये 3 ग्राम मिश्रण को प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आजकल जैविक खेती की ज़्यादा बात चल रही है, तो जैविक जो फफूंदनाशी है ट्राइकोडर्मा या एक बैसिलस नाम का भी जैविक फफूंदनाशी आता है, तो 4 से 5 ग्राम जैविक फफूंदनाशी प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद हम जैव उर्वरकों को भी उपयोग आजकल कर रहे हैं, तो आप PSB है या एजोस्पिरिलम है या एजेटोबैक्टर है, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। इनको बीज के साथ मिलाकर ही हम बोनी करें। इसके लिए हमको 400 से 600 ग्राम पाउडर की आवश्यकता पड़ती है जैविक उर्वरक की, और इसको हम बीज के साथ मिलाकर बुआई कर सकते हैं। अब बुआई के बाद ऐसे कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना है समय समय पर, उसके विषय में आप कुछ में बताएं। कतारों की बुआई के लिए 2.5 से 3 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करते हैं। और क्योंकि तिल का बीज जैसे हमने बताया बहुत छोटा होता है, तो तिल के बीज में 1 भाग तिल और 20 भाग रेत या अच्छी भुरभुरी मिट्टी या राख, कंडे की राख या पुराना कंपोस्ट, अच्छा बारीक महीन कंपोस्ट मिला लें और उसके साथ हम बुआई करें। ड्रिल से भी कर सकते हैं या हाथ से भी बुआई कर सकते हैं, तो पौधों की जो दूरी है वो निश्चित होता है। और तिल की खेती के लिए जो कतारों से कतारों की दूरी है 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और पौधों से पौधों की दूरी अगर हम 10 से 15 सेंटीमीटर रखें तो पौधों को बढ़ने के लिए जगह अच्छी आसानी से मिल जाती है और पौधों की बढ़वार सही तरीके से हो पाती है। इसके बाद हमको इसमें जो इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार आते हैं, तो खरपतवारों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम 2 अगर हैंड वीडिंग या हाथ से निदाई करवाएं तो, और पहली बुआई आपको जो पहली निदाई करवाना है 20 से 25 दिन के बुआई के 20 से 25 दिन बाद, और दूसरी 35 से 40 दिन बाद। अगर 2 हाथ से हम निदाई करवा दें तो उसमें पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और उसके बाद 1-2 हैरोइंग करवा देते हैं तो पौधे आसानी से बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने बताई कि तिल के लिए जो उर्वरक का उपयोग करते हैं नत्रजन, स्फुर और पोटाश, इसके लिए 40 किलो नत्रजन, 30 किलो पोटाश, 30 किलो स्फुर और 20 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। और इसके बाद हम कभी-कभी मतलब 3 साल में एक बार 25 किलो जिंक सल्फेट
जी। जिप्सम का उपयोग भी करना चाहिए, जिससे कि पौधों में बढ़वार अच्छी होती है। और जो क्योंकि तिलहनी फसल है तो उसमें सल्फर की आवश्यकता होती है, इससे जिंक सल्फेट हम अगर डालेंगे तो दोनों जिंक की और सल्फर की दोनों की पूर्ति हो जाती है। जी, जी। इसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के पानी की वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है तिल देने के लिए। इसमें अगर और कुछ रोग आते हैं तो उसमें हमको समय समय पर उनका नियंत्रण करना आवश्यक है। जी, जी। तो इसमें जो सर्वप्रथम एक मुख्य रोग होता है वो है फाइटोप्थोरा झुलसन रोग। क्योंकि तिल अगर हम खरीफ में लगाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ छतरपुर रीजन में और जो शहडोल है इसमें तिल की खेती करते हैं, तो मुख्य रूप से वहाँ पे थोड़ी बारिश अधिक होती है। तो अगर बारिश अधिक हो रही है तो फाइटोप्थोरा झुलसन रोग का प्रकोप होता है। इसमें पत्तियां काली, नीचे की पत्तियां पहले काली पड़ने लगती हैं और गल सी जाती हैं। बाद में अगर लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिन तक तो पूरा का पूरा पौधा काला पड़ के गल जाता है। इन सभी के बारे में यदि हमें जानकारी लेनी हो तो हमारे किसान भाई कहाँ जाएं कि कौन सा बीज उनको प्रयोग में लाया जाए, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पहुँचे तो उनको पूरी जानकारी मिल जाए? इसके लिए विभिन्न हमारे यहाँ पे एक टीकमगढ़ में तिल का अनुसंधान केंद्र है और जबलपुर में इसका मुख्य कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि तिल की उन्नत खेती किस प्रकार की जाए। सुषमा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हरे भरे बगीचे किसको पसंद नहीं है, और जब बात हम फलों के बगीचों की करें तो क्या कहने हैं। हमारे कई किसान भाई इसको ना केवल एक आमदनी का अलग स्रोत बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे कई ऐसे किसान भाई हैं जो फलों का ही उत्पादन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस गर्मियों के मौसम की, और इस मौसम में जब आप नए फलोद्यान लगाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, आइए जानते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे कि बाग बगीचे में कैसे देखभाल करें और नए बाग बगीचे लगाने वाले किसान कैसे नए बाग बगीचे स्थापित करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 1 साल पुराना हमने पिछले साल ये आम का जो बगीचा लगाया है, सघन बागवानी के तहत लगाया है, जिसको हमने 10-10 फीट पे 3 मीटर की दूरी पे लगाया है। इसमें आम्रपाली और मल्लिका किस्म के पौधे लिए हमने। तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो जो ज़्यादा सघन बागवानी है उसके काट छाँट करके उनको छोटा रखा जाता है पौधे को, जिससे कि इन 1 एकड़ में अधिक पौधे लगा के ज़्यादा आमदनी प्राप्त की जा सके और प्रति इकाई क्षेत्रफल में
ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। इस समय जो है गर्मी के मौसम में जिनके पुराने बगीचे लगे हैं वो लोग ध्यान रखें कि एक तो पानी की थोड़ी सी व्यवस्था रखें, क्योंकि ये गर्मी जो है इतनी छोटे पौधे सहन नहीं कर पाते, इसलिए पानी की बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र से या नाली बना के रखें। दूसरी चीज़ें जहाँ पे कचरा है, जहाँ पे घास फूस ज़्यादा है, वो निकाल के और उसको खेत को साफ़ सुथरा रखें। जो लोग नए बाग बगीचे लगाना चाह रहे हैं उन किसानों के लिए थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये अच्छा समय है कि जब अपन तैयारी कर सकते हैं खेत की। अपने जो है यहाँ पे आम, अमरूद, नींबू, अनार, संतरा, मौसमी, आंवला, इन सब में फलदार पौधों के बगीचे लगाए जा सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले ये चीज़ आती है कि अपन जहाँ भी बगीचा लगाना चाह रहे हैं उसके लिए प्लानिंग बना के उस जगह पे एक लेआउट करें कि कहाँ अपने को बगीचा लगाना है। लेआउट के लिए ये है कि जैसे एक निश्चित दूरी करें कि जैसे आम के पौधे हैं उनको अपन जो बड़े बढ़ने वाले पौधे हैं, ओपन पॉलिनेटेड पौधे हैं, जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, बॉम्बे ग्रीन है, इनको अपन 30 मीटर की दूरी पे परंपरागत खेती में लगाते हैं। लेकिन उनको अगर अपन सघन बागवानी करेंगे तो इस दूरी को कम कर सकते हैं। ऐसे ही अमरूद के लिए है तो 6 मीटर की दूरी पे अमरूद का बगीचा लगाया जाता है। नींबू, आंवला, इनको भी 6 से 8 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके पौधे लगाने हैं, जितनी दूरी पे लगाने हैं, उसके आधार पे उस खेत का लेआउट किया जाता है और वहाँ पे रेखांकन करके और खूंटियाँ लगा दी जाती है। जहाँ जहाँ आपने रेखांकन किया है उस जगह पे गड्ढा तैयार किया जाता है गर्मी में। तो उसके लिए 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा और 3 फीट ऊँचा गड्ढा तैयार किया जाता है। कोशिश करें कि अगर संभव हो तो 1 फीट की मिट्टी अलग रख लें, बीच के मिट्टी अलग रख लें और सबसे नीचे वाली मिट्टी को अलग रख लें। इस तरह से गड्ढा तैयार करने के बाद में उसको 1-1.5 महीने तक खुला रखते हैं, जिससे कि सूरज की तेज़ गर्मी से उसके सब कीटाणु रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में बारिश आने से कुछ दिन पहले, 5 से 7 दिन पहले उस गड्ढे को वापस भरा जाता है। गड्ढे को वापस भरते समय उसमें गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ में करीबन 10 से 15 किलो, साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 400-500 ग्राम, नीम की खली आधा किलो से लेके 1 किलो तक प्रति गड्ढा, ये सब सबसे ऊपर वाली मिट्टी में मिला के गड्ढे में भर देते हैं। उसके बाद में जो है बीच वाली मिट्टी और सबसे नीचे वाली मिट्टी उस गड्ढे में भरते हैं, गड्ढे को ऊपर तक भर देते हैं। ये क्रिया करने के बाद में अच्छी जगह से अपने को ग्राफ्टेड पौधे लेने चाहिए। देसी और बीजू पौधे लगाने से उत्पादन कम मिलता है, उत्पादन अधिक समय बाद में मिलेगा। तो इसके लिए कोशिश करें कि अच्छी सरकारी नर्सरी हो या प्राइवेट अच्छी नर्सरी हो, उस जगह से ग्राफ्टेड कलमी पौधे लें। इसके लिए जैसे आम की बात करें अपन तो बहुत अच्छी किस्में आ रही हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन। अगर हाइब्रिड की बात करें तो अपन आम्रपाली है, मल्लिका है, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इनको सघन बागवानी के लिए भी ये किस्में उपयुक्त हैं, क्योंकि कम बढ़ती हैं और कम बढ़ने से उसकी देखभाल अच्छी की जा सकती है और उसका फल तुड़ाई, उसके कटाई छटाई ये सब आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा अमरूद की बात करें तो अपन इलाहाबादी सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है या ललित है, बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका भी अपन उपयोग कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं। इसी के अलावा जो है जैसे अपन बात करें नींबू की बात करें तो नींबू में कागजी नींबू आता है, बारहमासी नींबू आता है, इनका चयन कर सकते हैं। ये भी ग्राफ्टेड होने चाहिए सब नींबू, सब पौधे ग्राफ्टेड पौधे अपन लेके और उनको मानसून जब आ जाता है, मानसून की बारिश हो जाती है, उसके बाद में उसको जो है मानसून की बारिश के बाद में उसमें पौधे रोपण के लिए अपन तैयारी करते हैं। पौधे रोपण करते समय ध्यान रखते हैं कि जो पौधे अपन लेके आए हैं, थैली वाले पौधे लेके आए हैं, उनको शाम के समय अपनों को रोपित करना है। और 3-4 बारिश जब अच्छे से हो जाती है, पूरा वातावरण में ठंडक हो जाती है, तो उसको पौधे रोपने के उपयुक्त वातावरण आ जाता है। उसको बढ़िया से चीरा लगा के और थैली को अलग कर देते हैं, पन्नी को अलग कर देते हैं और जहाँ पौधा लगाना है उसके बीच में जितना मिट्टी का पिंड है उतना सा गड्ढा खोद के पौधा लगा दिया जाता है और उसको अच्छे से खड़े होकर उसको दबा दिया जाता है, जिससे कि उसमें हवा नहीं रहे और पौधा सर्वाइव कर सके। इसके बाद में कोशिश करें कि ये शाम के समय लगाएं, बारिश का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हल्की सिंचाई उसमें खेत में कर दें। इसके बाद में शुरू में ध्यान ये रखा जाता है कि शुरू के 2-3 महीने में जब अपन देखते हैं तो उसमें जो है नीचे से जहाँ ग्राफ्टिंग का हिस्सा है वहाँ के नीचे से भी कुछ स्प्राउटिंग निकल जाती है, उसके नीचे से भी कुछ शाखाएं निकलती है, उन शाखाओं को काटते रहते हैं। नहीं तो होता ये है कि जो ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है वो हिस्सा जो है कम बढ़ता है और नीचे से निकलने वाले हिस्से वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि उसमें अपन नीचे जो ग्राफ्टिंग के नीचे वाले हिस्से हैं उनको काट छाँट करते रहें। और इसके बाद में कोशिश करें कि जैसे ही सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है उससे पौधे को बचाते रहें, क्योंकि अगर ठंड में ज़्यादातर पाले से नुकसान हो जाता है या गर्मी में जो है अधिक धूप की वजह से, अधिक गर्मी की वजह से भी पौधे कई बार मर जाते हैं। तो कोशिश करें कि उनको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए गर्मी और ठंड से बचाते रहें। इस तरह से अपन बगीचा स्थापित करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं प्रति एकड़, और बीच में दूसरी फसलें भी कुछ लगा सकते हैं। ये
बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको ढेर सारी कृषि संबंधी जानकारियां दी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।